हेलो डियर। हेलो रश्मि बेटा। रश्मि, गुड आफ्टरनून बेटा। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना? हम्म। बेटा जरा मुझे बताइए, पिछली बार हमने फाइलम एस्केलमेंथीज पढ़ा था ना? कंप्लीट हो गया था वो? हाँ, हमने शायद स्टार्ट किया था एस्कैरिस के बारे में ना? ओके, चलिए। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट ही किया था फाइलम एस्केलमेंथिस। फाइलम एस्केलमेंथिस, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। फाइलम एस्केलमेंथिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं आपको। गुड आफ्टरनून बंटी, गुड आफ्टरनून ऋतिक। आवाज सब लोगों को आ रही है गैस? ठीक है ना जी? मैंने आपको यह भी बताया होगा कि फाइलम एस्केलमेंथिस इज आल्सो नोन एज निमेटोडा। इट इज आल्सो नोन एज फाइलम निमेटोडा, या इनको बोलते हैं निमैटी हेलमेंथिस। Aschelminthes is also known as nematoda or nematihelminthes. ठीक है जी। और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। सौम्या सिंह ज्वाइन किए हैं। बेटा सौम्या, आपको आवाज आ रही है ना? सौम्या बेटा, आवाज आ रही है? जल्दी से बोलिए हाँ, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में बेटा हम स्टार्ट किए थे एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस के बारे में, कुछ बताए थे हम। एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस। एक्चुअली हमको एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस का लाइफ साइकिल पढ़ना है। इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में हमको पढ़ना है। गुड आफ्टरनून सौम्य बेटा, आवाज आ रही है ना? मैंने तुम लोग को बताया था बेटा कि एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस को हम कॉमन लैंग्वेज में राउंड वर्म बोलते हैं। राउंड वर्म। सौम्य बेटा, आवाज आ रही है? ठीक है जी। इट इज कॉमनली नोन एज राउंड वर्म। और ये कहां रहता है? इट लिव्स एज एन एंडोपैरासाइट। It lives as an endoparasite in human intestines. Human intestines. इंसान के इंटेस्टाइन्स में ये रहता है एज एन एंडोपैरासाइट। ठीक है ना? ये मैंने पिछले क्लास में यहां तक शायद बताया था। पहले मुझे सारे लोग कंफर्म कर दो। बंटी बेटा, तुमको आवाज आ रही है? ऋतिक बेटा, तुमको आवाज आ रही है? रश्मि बेटा, तुमको आवाज आ रही है? हाँ। सौम्या बेटा, तुमको आवाज आ रही है? सौम्या को शायद आवाज ही नहीं आ रही। रुको, एक बार हम रिफ्रेश करके देखते हैं। हाँ जी सौम्या बेटा, आवाज आ रही है ना अभी? डिफरेंस तक मतलब डिफरेंस किसके बारे में? हाँ, वही तो बोल रहा हूं, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल एस्कैरिस के बारे में मैंने बताया था। मेल एस्कैरिस का पोस्टीरियर एंड थोड़ा कर्व्ड होता है, और उसके पोस्टीरियर एंड पे क्या बताया था मैंने, वो पीनियल सीटी होते हैं। मैंने बताया था मेल एस्केरिस में क्लोइका होगा, फीमेल एस्केरिस में एनस सेपरेट होगा एंड ऑल दैट। वो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। आज मुझे उस
बाकी सबके बारे में कुछ नहीं बोलना है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट। आज मैं बोलूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स की लाइफ हिस्ट्री के बारे में ही बताऊंगा। सौम्या, आवाज नहीं आ रही है बेटा आपको? सौम्या सिंह को क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? तो ठीक है, स्टार्ट कर दूं। एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस राउंड वर्म। पता नहीं फिर, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस को मैंने कहा इट इज कॉमनली नोन एज राउंड वर्म। इट इज एन एंडोपैरासाइट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन्स। और हाँ, मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि ये एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है। यूनिसेक्सुअल एनिमल। यूनिसेक्सुअल एनिमल का मतलब क्या है बेटा? यूनिसेक्सुअल मींस सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस यहां पर सेपरेट होते हैं। सेक्सेस का सेपरेट होना मतलब मेल इंडिविजुअल अलग होगा और फीमेल इंडिविजुअल अलग होगा, राइट? ठीक है ना? यूनिसेक्सुअल के लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं, हम लिख सकते हैं दे आर डायोशियस इन नेचर। डायोशियस मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होगा, राइट? या हम ये भी बोल सकते हैं कि दे पोजेस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, देख लो। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डाई बोले तो टू, मॉर्फ बोले तो फॉर्म्स। मतलब एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस या जितने भी एस्केल्मेंथीज के एनिमल्स हैं, इनमें क्या होते हैं? दो फॉर्म्स होते हैं। कौन से? दो दो सेक्सुअल फॉर्म्स। एक सेक्सुअल फॉर्म को मेल फॉर्म बोलेंगे और दूसरे सेक्सुअल फॉर्म को फीमेल फॉर्म बोलेंगे, राइट? अब बात करते हैं बेटा इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में। तो जान लो, आप मान लो अच्छे से, एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस का लाइफ साइकिल बेटा मोनोजेनेटिक है। इट्स लाइफ साइकिल इज मोनोजेनेटिक। देखो, पिछली क्लासेस में मैंने लाइफ साइकिल फैशुला हिपैटिका का समझाया, मैंने लाइफ साइकिल समझाया किसका? टेनिया सोलियम का, टेनिया सैजिनेटा का। उन तीनों का लाइफ हिस्ट्री मैंने कहा था डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक बोले तो विच इज कंप्लीटेड इन टू होस्ट्स। यहां पर हम बात कर रहे हैं एस्कैरिस की, विच इज अ मेंबर ऑफ फाइलम एस्केल्मेंथीज। तो एस्कैरिस का लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक नहीं होता, मोनोजेनेटिक होता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल? मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल का मतलब है दैट लाइफ साइकिल और दैट लाइफ हिस्ट्री which needs only one host, which is completed in only one host. Only in a single host. एक ही होस्ट के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, राइट? एंड दैट सिंगल होस्ट इज नन अदर देन ह्यूमन। इसमें कोई इंटरमीडिएट होस्ट, कोई कैरियर होस्ट नहीं होगा, इकलौता एक होस्ट होगा, दैट होस्ट विल बी द ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना जी? एक काम करो बेटा, मुझे बड़ा सा पेज चाहिए, सो आप एक काम करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके मुझे डन कर दो, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, हम आगे बढ़ेंगे। हो गया ना? डन डन डन। बंटी, रश्मि, ऋतिक, सौम्या बेटा पता नहीं कहां गई। चलो कोई बात नहीं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज।
मैं कोई आज डायग्राम वायग्राम नहीं लाने वाला हूं इंटरनेट से या कहीं और से। आज सोचा मैंने चलो खुद ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। देख लो भाई, मैं ऊपर लिखूंगा अडल्ट एस्कैरिस। अडल्ट एस्कैरिस कहां पर है? ये अडल्ट एस्कैरिस बेटा, ये अडल्ट एस्कैरिस ह्यूमन इंटेस्टाइन्स में है। तो ये मान लेते हैं ये ह्यूमन इंटेस्टाइन्स है। और एस्कैरिस लैम्ब्रोक्वाइडिस किसी तरह से कैसे पहुंचेगा ह्यूमन इंटेस्टाइन में वो हम बताएंगे। ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में आ चुका है। अडल्ट एस्कैरिस का मतलब ये है कि मेल भी हो सकता है, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल तो है नहीं। फीमेल वर्म भी हो सकता है। तो सपोज एक ह्यूमन के इंटेस्टाइन्स में मेल वर्म भी है और फीमेल वर्म भी है ना जी। इसी फीमेल ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये मेल ने स्पर्म्स प्रोड्यूस किए और यही स्पर्म्स फीमेल के फीमेल जेनिटल पोर से गए, विद द रिजल्ट स्पर्म्स फीमेल के फीमेल जेनिटल पोर से गए और फीमेल बॉडी में फ्यूज हो गए। किनके साथ? ओवा के साथ। ओवा बोले तो एग्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेल ने स्पर्म्स प्रोड्यूस किए। नहीं, दोनों भी रह सकते हैं, कोई एक ही नहीं रहेगा, जरूरी नहीं है। राउंड वर्म्स बहुत सारे भी हो सकते हैं एक साथ हमारे इंटेस्टाइन्स में। तो मैंने क्या कहा, सपोज इंटेस्टाइन में बहुत सारे वर्म्स हैं, उनमें से मेल भी होगा फीमेल भी होगा। मेल वर्म जो है, मेल एस्कैरिस, वो प्रोड्यूस करेगा स्पर्म्स। फिर क्या करेगा? वो मेल वर्म फीमेल वर्म के साथ कॉपुलेशन करेगा। कॉपुलेशन का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा। कैसे? मेल वर्म अपने पीनियल सिटी को यूज करके फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स को डालेगा। फीमेल बॉडी के कौन से पोर के थ्रू? बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, फीमेल के पास फीमेल जेनिटल पोर होता है। तो मेल वर्म अपने पीनियल सिटी को यूज करके फीमेल के फीमेल जेनिटल पोर के थ्रू स्पर्म्स को भेज देगा। और फीमेल की बॉडी में ऑलरेडी एग्स होंगे, एग्स को हम ओवा भी बोलते हैं। तो यही स्पर्म्स ओवा के साथ फ्यूज होंगे। हो गया ना फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को बच्चे क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन कहां पर होगी? फर्टिलाइजेशन होगी फीमेल बॉडी के अंदर। तो मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना जी। तो इस फर्टिलाइजेशन से फीमेल बॉडी के अंदर ही क्या बनेगा? जाइगोट्स। तो फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल वर्म के अंदर जाइगोट बना। ठीक है, ये सारी कहानी हो रही है कहां पर? ये सारा प्रोसेस हो रहा है मैन के, ह्यूमन के इंटेस्टाइन्स में। लेट मी राइट द नेम। ये मान लो ह्यूमन का इंटेस्टाइन है। दिस इज द इंटेस्टाइन। कैसे लिखूं? ये INTES। तो ये सारा प्रोसेस ह्यूमन के इंटेस्टाइन्स में हुआ। तो जाइगोट्स बन गए ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। अब देखो, जब ये ह्यूमन फीकल मैटर पास करेगा, जब ये ह्यूमन पॉटी करेगा, तो ये जाइगोट्स, ये फर्टिलाइज्ड एग्स बाहर आएंगे। तो मैंने लिखा जाइगोट्स, फीकल मैटर के साथ बाहर आए। जाइगोट्स आउट विथ फीकल मैटर। इंसान ने फीकल मैटर पास किया, स्टूल पास किया, और ये जाइगोट्स फीकल मैटर के साथ बाहर आ गए। ठीक है जी। अब क्या होगा आगे? यही जाइगोट्स, मान लो ये फीकल मैटर जो है ना ओपन में किया है, बाथरूम में जाके नहीं किया, ट्रंच में नहीं किया, फ्लैश सिस्टम वाला बाथरूम है नहीं, तो ओपन खेत में किया।
या बाहर किसी जगह पर किया, तो ये जायगोट्स ना सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे, है ना, और मिट्टी के अंदर ही ये जायगोट्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द फर्स्ट juvenile stage. Zygotes will convert into first juvenile stage. Juvenile. Zygotes will convert into first juvenile stage. इस फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज को बेटा हम रैप्टाइटिफॉर्म लार्वा भी बोल सकते हैं। देखो, बहुत अच्छे अच्छे नाम मैं बता रहा हूं। रैप्टाइटिफॉर्म लार्वा, रैप्टाइटिफॉर्म लार्वा, मैं रिपीट भी करूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, इंसान के इंटेस्टाइन्स में अडल्ट एस्कैरिस, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। मेल ने स्पर्म्स प्रोड्यूस किए, जब ये मेल फीमेल एस्कैरिस के साथ कॉपुलेशन करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, तो मेल वर्म अपना पीनियल सीटी, पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, पीनियल सीटी यूज करके फीमेल वर्म के अंदर स्पर्म्स को डालेगा। फीमेल वर्म के अंदर ऑलरेडी ओवा होंगे, तो वो स्पर्म्स फीमेल बॉडी में ही ओवा के साथ फ्यूज हो गए, हो गया फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस से बनेंगे जाइगोट्स। ये जाइगोट्स, फीमेल वर्म ने जाइगोट्स को इंटेस्टाइन में छोड़ दिया, है ना, और ये जाइगोट्स इंसान जब पॉटी पास करेगा, फीकल मैटर पास करेगा, तो ये जाइगोट्स फीकल मैटर के साथ बाहर आ गए। अब बाहर क्या होगा, ये जाइगोट्स सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ मिल गए, और मिट्टी में ये जाइगोट्स कन्वर्ट हो गए इनटू अ लार्वल फॉर्म। उस लार्वा का नाम है रैप्टाइटिफॉर्म लार्वा। रैप्टाइटिफॉर्म लार्वा को बेटा हम फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रोसेस को, कौन सी प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ जाइगोट्स, जो फीकल मैटर के साथ जाइगोट्स आए थे, वो जाइगोट्स मिट्टी के अंदर आ गए, और मिट्टी के अंदर ही ये जाइगोट्स कन्वर्ट हुए इनटू रैप्टाइटिफॉर्म लार्वा या फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्स्ट मोल्टिंग। फर्स्ट मोल्ट, MOULT। तो पहली मोल्टिंग में जाइगोट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज या रैप्टाइटिफॉर्म लार्वा। बताओ, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बता, टेल मी, इज देयर एनी डाउट? हाँ बंटी, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ बंटी बेटा, ऋतिक, सौम्या बेटा, आपको कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी। हाँ बंटी, क्या दिक्कत है तुमको बेटा, बताओ। ओके, तो यस क्यों लिखे थे? चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते जाओ, अभी बहुत मजा आने वाला है इसमें। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बाद में इसको रिवाइज करने का एक और तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो, रैप्टाइटिफॉर्म लार्वा का क्या होगा। ये रैप्टाइटिफॉर्म लार्वा सॉइल में ही कन्वर्ट होगा इनटू सेकंड जुवेनाइल स्टेज। सेकंड जुवेनाइल स्टेज, first juvenile stage will get converted into second juvenile stage, ठीक है ना। सेकंड जुवेनाइल स्टेज को हम एम्ब्रियोनेटेड एग भी बोलते हैं। सेकंड जुवेनाइल स्टेज इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियोनेटेड एग्स। तो सॉइल में बहुत सारे जाइगोट्स आए थे, वो जाइगोट्स फर्स्ट मोल्टिंग से कन्वर्ट हो गए इनटू फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज, व्हिच इज आल्सो नोन एज रैप्टाइटिफॉर्म लार्वा। अब रैप्टाइटिफॉर्म लार्वा जल्दी जल्दी से थोड़ा सा बड़ा हो गया, और इस रैप्टाइटिफॉर्म लार्वा के बाहर एक कवरिंग सा आ गया। नाउ दिस रैप्टाइटिफॉर्म लार्वा इज नोन एज सेकंड जुवेनाइल स्टेज, और इट इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियोनेटेड एग। ठीक है ना जी, समझ आई बात? अब देखो यहां पर, तो बहुत सारे
एम्ब्रियोनेटेड एग्स मिट्टी के साथ मिल चुके हैं, सॉइल के साथ मिक्स हो चुके हैं। यही एम्ब्रियोनेटेड एग्स दे आर swallowed by man. These embryonated eggs are swallowed by man. Swallowed by man. अब आप बोलोगे सर कैसे इंसान ने खाया एम्ब्रियोनेटेड एग? अब सोचो जरा, अगर कोई बंदा, अगर कोई आदमी, अगर कोई इंसान मिट्टी के साथ काम कर रहा है खेत में, ठीक है ना, सपोज उस मिट्टी में, हाँ विद द हेल्प ऑफ क्रॉप्स नहीं, विद द हेल्प ऑफ मिट्टी बोल रहा हूं, सपोज उस मिट्टी में यही एम्ब्रियोनेटेड एग्स भरे होंगे और ये बंदा आया, इसने खाना खा लिया हाथ धोए बिना, बिना हाथ धोए इसने खाना खाया या कोई फूड खाया, या बिना धुले हाथ इसने मुंह की तरफ ले लिए, तो सीधे सीधे ये एम्ब्रियोनेटेड एग्स इसके मुंह में चले गए। ये दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन चले ही गए। समझ रहे हैं बात? तो सेकंड जुवेनाइल स्टेज यानी कि एम्ब्रियोनेटेड एग्स, दे आर swallowed बाय मैन, किसके साथ? along with food, along with food, फूड के साथ इंसान ने स्वालो किए। हाँ, लेकिन अगर इंसान अच्छे से हाथ धोएगा, पूरी तरह से सैनिटाइज करेगा, तो ये काम, ये नौबत आएगी नहीं, स्वालो करेगा ही नहीं। अब सपोज इस इंसान ने, बच्चा था, छोटा बच्चा, या जल्दी में हड़बड़ी में हाथ धोया ही नहीं और इसने स्वालो कर लिया। अब मुझे बताओ यहां पर, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि इंसान में एस्कैरिस के कौन से स्टेज से इंफेक्शन होता है, विच वन इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन, टेल मी। इंसान के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा बना? यस, सेकंड क्या? व्हाट सेकंड? सेकंड जोविनाइल स्टेज या एम्ब्रियोनेटेड एग। मोल्ट नहीं, सेकंड मोल्ट नहीं बोलते, ये सेकंड मोल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस सेकंड जुवेनाइल स्टेज इज द इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज किसके लिए इन्फेक्टिव स्टेज? इन्फेक्टिव स्टेज क्योंकि यहां पर एक ही होस्ट है, वही होस्ट इंसान है, तो इंसान में इंफेक्शन होगा व्हेन ही swallows इन्फेक्टिव स्टेज, दैट इज सेकंड जुवेनाइल स्टेज या एम्ब्रियोनेटेड एग। इज इट ओके? समझ आई ना बात? तो जब इंसान ने इसको फूड के साथ स्वैलो किया, अब मैं तीसरा कलर यूज करने वाला हूं, देख लो। फूड के साथ स्वैलो किया, खाया इंसान ने, तो ये फूड पाइप के थ्रू, स्टमक के थ्रू आया, एंड फाइनली दे रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन, इंसान के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। तो मैं यहां लिखूंगा क्या? सेकंड जोविनाइल स्टेज जो था, सेकंड जुवेनाइल स्टेज कहां पहुंच गया? इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। माउथ से फूड पाइप, फूड पाइप से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन। सेकंड जुवेनाइल स्टेज पहुंच गया इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन्स। ठीक है, ठीक है ना भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखना, पहले लार्ज इंटेस्टाइन नहीं आएगा, पहले आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो एस में डाल देता हूं, एस इंटेस्टाइन बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सेकंड जुवेनाइल स्टेज बहुत बढ़िया काम करेगा, खतरनाक काम करेगा। ये सेकंड जुवेनाइल स्टेज इंसान के स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होगा उसको छेद कर देगा। क्या कर देगा? इंटेस्टाइनल वॉल को बोर कर देगा, और इंटेस्टाइनल वॉल में जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें चला जाएगा। तो मैं लिखूंगा, व्हाट विल आई राइट? इट बोर्स थ्रू, बोर्स थ्रू मतलब छेद करेगा। इट बोर्स थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल, it bores through the intestinal wall to go into blood stream। ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड कैपिलरीज में पहुंच गया, पेनिट्रेट कर दिया इसने, इंटेस्टाइनल ब्लड कैपिलरीज में पहुंच गया। अब यहां पर थोड़ा सा सोचने वाली, थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान से सुनना। यहां पर अलग से दिखाऊंगा। मान लो ये इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम,
हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ध्यान रहे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काफी सारे पार्ट्स होते हैं। स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, लार्ज इंटेस्टाइन्स है, रेक्टम है ना, लिवर है, पेनक्रियाज है, ये सारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज अराइज होता है। मान लो स्टमक से ब्लड कैपिलरी अराइज हुआ, मान लो लिवर से ब्लड कैपिलरी अराइज हुआ, मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरी अराइज हुआ, लेट लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरी अराइज हुआ। मैं बड़ी बड़ी ब्लड कैपिलरीज की बात कर रहा हूं। तो होगा क्या बेटा, ये सारी ब्लड कैपिलरीज ज्वाइन होती हैं एक बड़ी सी वेन के साथ। All these blood capillaries join with a large vein. उस बड़ी सी वेन का नाम पता है क्या है? The name of that big vein is hepatic portal vein. Hepatic portal vein. Hepatic portal vein. समझ रहे हैं बात? मतलब कहने का यह है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर स्टमक से ब्लड कैपिलरीज निकली, उन ब्लड कैपिलरीज का ब्लड वो आएगा किथे? हेपेटिक पोर्टल वेन में। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज निकली, उन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड आएगा वो ब्लड आएगा किथे? हेपेटिक पोर्टल वेन में। देन लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज निकलेगी, वो भी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगी इनटू हेपेटिक पोर्टल वेन। देन किसी डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी और पार्ट से जो ब्लड आएगा वो भी ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देंगी इनटू अ बिगर वेन। इस बिगर वेन का नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन। बताओ, यहां तक कहानी समझ आई? कहने का मतलब यह है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जितनी भी ब्लड कैपिलरीज निकलेंगी, 2 होंगी, 10 होंगी, 20 होंगी, वो सारी ब्लड कैपिलरीज अपना ब्लड ट्रांसपोर्ट करेंगी इनटू अ बिगर वेन। उस बिगर वेन का नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन। इज इट क्लियर? डाइजेस्टिव सिस्टम से आने वाला ब्लड, वो ब्लड जाएगा हेपेटिक पोर्टल वेन में। समझ आ रही है बात? अच्छा, मैं तुम लोगों से भी क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ये ब्लड आया, कहां पर? हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर। ये ब्लड बेटा कौन सा ब्लड होगा? ये ब्लड जो यहां पर आया, ये ब्लड कौन सा ब्लड होगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? टेल मी, मुझे यहां पर लिखना है। ऋतिक ने कहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बंटी, सौम्या, रश्मि, तीनों लोग मुझे इसका आंसर बताओ। डीऑक्सीजनेटेड। ओके बंटी, आंसर बताओगे तो मजा आएगा, बिकॉज इट्स ठीक है ऋतिक, मान लिया, लेकिन मैं बंटी और सौम्या बेटा का आंसर का वेट कर रहा हूं। डीऑक्सीजनेटेड। ओके बंटी बेटा, कहां हो? वेयर आर यू? बंटी, आजकल तुम जवाब ही नहीं देते, पता नहीं क्या हो गया तुमको बेटा। चलो ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इसमें ऑक्सीजन कम होगा, होगा लेकिन कम होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। फिलहाल मैं तुम लोग को ये कहानी समझा रहा हूं, बाद में हम यहां के आगे जाएंगे, क्योंकि पहले तुमको ये कहानी समझ आनी चाहिए। समझ रहे हो बात? ये हिपैटिक पोर्टल वेन बेटा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा एक बड़े से ऑर्गन में। इस ऑर्गन का नाम है लिवर। नहीं, पहले लिवर। लिवर में क्यों लेके जाएगा समझाऊंगा कभी, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम्स पढ़ेंगे ना, उसमें समझाऊंगा। ठीक है ना? लिवर से एक बड़ी सी एक और वेन निकलेगी बेटा, उस वेन का नाम है हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन से भी ब्लड निकलेगा। अगेन कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा हार्ट के अंदर। ये ब्लड चला जाएगा हार्ट के अंदर।
तुम लोग को पता है हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं इंसान के? 4। कौन कौन सा? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना? तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हिपैटिक वेन के थ्रू रन हो रहा है, ये आएगा हार्ट के राइट ऑरिकल में। समझ आई बात? फिर ये ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट के राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा और चला जाएगा लंग्स में। जो ये कहानी मैं बता रहा हूं बेटा, इसको ध्यान से सुनना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भैया लंग्स के अंदर चला गया। 10th क्लास में ये कहानी पढ़ी है तुम लोगों ने। फिर लंग्स से वापस निकलेगा ब्लड, लेकिन कौन सा ब्लड निकलेगा भाई? अभी लंग्स में ब्लड की सफाई हो गई, तब निकलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट। और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से बाहर निकल के गया कहां पर? हार्ट में वापस। कौन से चेंबर में? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से निकल के जाएगा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के जाएगा बॉडी पार्ट्स में। राइट। इस कहानी को बहुत ध्यान से एक बार देख लो। मैं ब्रोंक्यूल व्रोंक्यूल कुछ नहीं बोला, आसान सी कहानी बताया। ध्यान से इसको देख लो एक बार, इसको समझ लो, क्योंकि इसके बाद में वापस अपने लाइफ साइकिल पे आऊंगा, मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। मैं 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट में इसको पूरी तरह से अच्छे से समझ लो। मैं इसके बाद लाइफ साइकिल वापस शुरू करूंगा। आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, उस वक्त मुझे आंसर चाहिए। ओके, देखा इसको ध्यान से? हाँ बंटी, सौम्या, रश्मि बेटा, ऋतिक। तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। स्क्रीनशॉट ले लिया? मैं पेज को बदलने वाला हूं नहीं, क्योंकि अगर मैंने पेज टर्न किया तो मुझे पूरा डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। मैं इसमें थोड़ा सा पार्ट मिटाने वाला हूं। ठीक है ना जी? इधर देखिए। देखो भाई, इधर देखो, यहां पर आ जाओ। मैंने क्या लिखा? सेकंड जोविनाइल स्टेज इंसान के स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आ चुका था, और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को पेनिट्रेट करके स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में जो ब्लड कैपिलरीज थी, जो ब्लड स्ट्रीम था, उसमें आ चुका था। क्या? सेकंड जोविनाइल स्टेज। अब क्या करेगा? अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन से जितनी भी कैपिलरीज उठेंगी, उन कैपिलरीज के थ्रू फ्लो होने वाला ब्लड कहां जाएगा? फिर से क्वेश्चन सुनो। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से जितनी भी ब्लड कैपिलरीज अराइज होंगी, उनके थ्रू ब्लड फ्लो होगा। वो ब्लड कहां जाएगा? शाबाश, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर बेटा। हिपैटिक, ये क्या है? हिपैटिक काल, व्हाट इज दिस? अरे भाई, अभी मैंने कहा ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी पार्ट से, पोर्टल वेन थोड़ी, हिपैटिक पोर्टल वेन, डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी पार्ट से जब ब्लड आएगा, वो ब्लड हिपैटिक पोर्टल वेन में ही जाएगा।
तो वही मेरा कहने का मतलब है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में जितनी भी कैपिलरीज हैं, उनके थ्रू जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो ब्लड कित्थे जाना है? हिपैटिक पोर्टल वेन में। और हिपैटिक पोर्टल वेन उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देगी एक बड़े से ऑर्गन में। उस ऑर्गन का नाम क्या है बच्चा? लिवर। वेरी गुड। मतलब कहने का ये है कि यहां से जो ब्लड निकलेगा वो ब्लड जाएगा लिवर के अंदर। लेकिन लेकिन उस ब्लड के साथ कोई और बंदा भी है। कौन सा बंदा? जो सेकंड जोवेनाइल स्टेज था ना, उसने इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में गया था। तो उस ब्लड के साथ साथ ये सेकंड जोवेनाइल स्टेज भी होगा। समझ आई बात? तो कहने का मतलब ये है बेटा, सेकंड जोवेनाइल स्टेज या एम्ब्रियोनेटेड एग जो था, ये लिवर के अंदर पहुंच गया ब्लड के साथ। किसके थ्रू पहुंचा? एक बड़ी सी वेन के थ्रू पहुंचा। उस वेन का नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। मैं यहां कलर मार दूंगा। इथे यहां किसके थ्रू पहुंचा मैं लिखने वाला हूं। थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन। बताओ, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो टेल मी। नहीं है ना परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड। आगे देखते रहियो। अब देखो, अभी अभी मैंने कहा लिवर से जो ब्लड निकलेगा वो ब्लड कहां जाएगा भाई? लिवर से ब्लड निकलेगा, उस ब्लड के साथ यही कौन सा होगा? सेकंड जोवेनाइल स्टेज। तो वो ब्लड कहां जाएगा बताओ अभी? हिपैटिक वेन से निकलेगा, हार्ट में जाएगा। हार्ट के कौन से चेंबर में? वेरी गुड। हार्ट के कौन से चेंबर में? वेरी गुड, राइट ऑरिकल, है ना? यस। तो लिवर से ब्लड निकला, ब्लड के साथ साथ ये सेकंड जुवेनाइल स्टेज भी है, वो चला गया राइट ऑरिकल, AURICL, ऑरिकल ऑफ हार्ट। लेकिन किसके थ्रू गया? ये किसके थ्रू गया वो मैं लिखने वाला हूं। किसके थ्रू गया ये? हाँ जी, ये चला गया थ्रू हिपैटिक वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन में बेटा फर्क है। इज इट क्लियर? राइट ऑरिकल ऑफ द ब्लड, सॉरी, राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट, वहां से ब्लड निकलेगा, वो जाएगा कहां? राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट से ब्लड निकलेगा, वो जाएगा कहां? जल्दी जल्दी बोलो। राइट ऑरिकल से ब्लड निकला, वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। तुमको हार्ट का मालूम नहीं है? राइट वेंट्रिकल में गया और राइट वेंट्रिकल से ये एम्ब्रियोनेटेड एग वाला ब्लड जाएगा लंग्स में। राइट। तो मतलब एम्ब्रियोनेटेड एग सेकंड जुवेनाइल स्टेज किसके अंदर पहुंच गया भाई? ये पहुंच गया लंग्स के अंदर। एम्ब्रियोनेटेड एग बोलो या बोलो, क्या नाम है इसका? सेकंड जुवेनाइल स्टेज। ये लंग्स में पहुंच गया, तो मान लो ये लंग्स है। लो भाई, दीज आर द लंग्स। दोनों में से एक लंग में पहुंच गया। अब लंग्स में इसका क्या होना है? इसका बहुत सारा काम होएगा लंग्स में। क्या क्या? सबसे पहले लंग्स में it will convert into third juvenile stage. It will convert into third juvenile stage.
लंग्स में इसका तीसरा जुवेनाइल स्टेज बनेगा। तो पहली मोल्टिंग यहां पर हुई थी, देख लो, ये पहली मोल्टिंग हुई थी, ठीक है ना। अब लंग्स के अंदर भैया दूसरी मोल्टिंग हो गई। मोल्टिंग मतलब चेंज, तो यहां पर सेकंड मोल्टिंग हो गई, सेकंड मोल्टिंग। और सेकंड मोल्टिंग से ये लंग्स के अंदर ही थर्ड जुवेनाइल स्टेज में कन्वर्ट हो गया। लंग्स के एल्वियोलाई में ये थर्ड जुवेनाइल स्टेज में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर और ये लंग्स में बिताएगा, ये लंग्स में ही कन्वर्ट होगा इनटू फोर्थ जुवेनाइल स्टेज। फोर्थ जुवेनाइल स्टेज, फोर्थ जुवेनाइल स्टेज इंसान के लंग्स में ही कन्वर्ट हुआ इनटू फोर्थ जुवेनाइल स्टेज, राइट। और यहां पर एक और मोल्टिंग हो गई। ये कितनी मोल्टिंग होगी, थर्ड मोल्टिंग। तो पहली मोल्टिंग सॉइल में, दूसरी और तीसरी मोल्टिंग हो गई कहां पर, लंग्स में, थर्ड मोल्टिंग। तीसरी मोल्टिंग भी होगी भाई। अब ये फोर्थ जुवेनाइल स्टेज लंग्स में है। अब क्या होगा, ये फोर्थ जुवेनाइल स्टेज लंग्स से होते हुए इंसान के ट्रैकिया में आ सकता है, विंड पाइप में आ सकता है। देखो, लंग्स से होते हुए ये इंसान के विंड पाइप में आ सकता है। आ सकता है क्या, आता है, ये मान लो विंड पाइप। बेटा विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। दिस इज ट्रैकिया। क्योंकि लंग्स के साथ बेटा ट्रैकिया जुड़ी होती है, विंड पाइप जुड़ी होती है। तो ये फोर्थ जुवेनाइल स्टेज इंसान के ट्रैकिया में आ गया, विंड पाइप में आ गया। इज इट क्लियर? ठीक है ना। अब देखो यहां क्या होगा। अरे भाई कौन सा फोर्थ मोल, पहले मुझे बताने तो दो। देखो, फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज, कन्वर्जन ऑफ जाइगोट टू फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज, ये हुआ पहला मोल्टिंग, फर्स्ट मोल्टिंग। फिर फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज का सेकंड जुवेनाइल स्टेज बनना, ये कोई मोल्टिंग नहीं है, ये जस्ट ग्रोथ है, ये दूसरा मोल्टिंग नहीं है, यही फर्स्ट मोल्टिंग बस। तो सेकंड जुवेनाइल स्टेज बना, ये मोल्टिंग नहीं है। मतलब क्या है भाई, जाइगोट का फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज बनना, रैप्टाइडिफॉर्म लार्वा बनना, इसको फर्स्ट मोल्टिंग बोलते हैं। लेकिन फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज या रैप्टाइडिफॉर्म लार्वा का सेकंड जुवेनाइल स्टेज में कन्वर्ट होना, इसको मोल्टिंग नहीं बोलते। मोल्टिंग मतलब बहुत सारी चेंजेस, यहां पर चेंज हुआ ही नहीं, सिर्फ एक चेंज हुआ, इस रैप्टाइडिफॉर्म लार्वा के बाहर एक कवरिंग आ गया, टेम्पररी कवरिंग। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ मोल्टिंग। ठीक है ना। तो वही सेकंड मोल्टिंग लंग्स में, थर्ड मोल्टिंग लंग्स में। अब ये ट्रैकिया विंड पाइप के थ्रू आया, विंड पाइप से ये बाहर निकल के इंसान के फेरिंग्स में आ सकता है। देख लो भाई, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहां से वहां एरोज ला रहा हूं। ये भैया इंसान के फेरिंग्स में आ सकता है। फेरिंग्स यू नो, फोर्थ जुवेनाइल स्टेज इंसान के फेरिंग्स तक पहुंच गया। ठीक है ना। हाँ जी। अब यहां पर देखो, जैसे ही ये इंसान के फेरिंग्स में पहुंचा, फेरिंग्स में पहुंचने के बाद इंसान को थोड़ा सा इरिटेशन होगी, क्योंकि फेरिंग्स हमारे ना माउथ के पीछे, बकल कैविटी के पीछे होता है। जैसे ही इरिटेशन होगी, गले में खराश सी होगी, इंसान खांसेगा, इसको खांसी आएगी, कफिंग होगी। और खांसी आने से ये मुंह में आ सकता है। अगर मुंह में आ गया तो मुंह से बाहर थूक देंगे हम इसको। लेकिन ये कभी कभार खांसी करते वक्त थोड़ा सा मुंह में आने के बाद फिर फूड पाइप में चला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो, मान लो ये माउथ है, देख लो, मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। माउथ में यहां से
ये मान लो विंड पाइप, और यहां पर मान लो तुम फूड पाइप। इस डायग्राम को जरा देख लो भाई। एक मिनट, समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा। और ये था लंग्स। इस डायग्राम को जरा देखो। एक मिनट, सब पता चलेगा, सब पता चलेगा। इस डायग्राम को देखो। मैंने कहा ये विंड पाइप में आ चुका है। अब जैसे ही ये विंड पाइप में यहां पर फेरिंग्स में पहुंचेगा, इरिटेशन होगी हमको, बंदे को इरिटेशन होगी, और वो खांसी करेगा, कफिंग करेगा। कफिंग से मुंह से बाहर आ सकता है, मुंह से बाहर आ गया, खत्म कहानी। लेकिन अगर कफिंग करते करते ये वापस यहां गया तो सोचो जरा, ये क्या है पीछे? दिस इज नन अदर देन फूड पाइप। फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। और ये वाली क्या थी? विंड पाइप। विंड पाइप को भैया हम ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है ना? ये क्लियर? इसमें कोई शक, कोई दिक्कत हो तो बता मुझे जल्दी जल्दी। हाँ, कोई एपिग्लॉटिस का नाम पूछ रहा था। एपिग्लॉटिस कवर नहीं, बंद। हाँ जी भाई, देखो, विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन लगी होती है, उस ढक्कन का नाम है एपिग्लॉटिस। भैया जब हम खांसते हैं उस वक्त एपिग्लॉटिस खुल जाता है। समझ आई बात? सो खांसी करते वक्त फेरिंग्स में जैसे ये आ गया तो हमको कफिंग होगी। कफिंग करते करते अगर जोर से खांसी कर ली तो ये मुंह से बाहर आ सकता है, नहीं तो ये इसके पास दूसरा रास्ता भी है। जल्दी से ये विंड पाइप के ओपनिंग से निकल के, ट्रैकिया के ओपनिंग से निकल के फूड पाइप के ओपनिंग के थ्रू चला गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों, ट्रैकिया का ओपनिंग और फूड पाइप का ओपनिंग साथ साथ होते हैं। तो फूड पाइप में चला गया, फूड पाइप से स्टमक, स्टमक के बाद वापस इंटेस्टाइन में पहुंच गया। क्या समझे? आया कहां से था? इंटेस्टाइन से। अब ये फेरिंग्स के थ्रू वापस कितने पहुंच गया? इंटेस्टाइन्स में पहुंच गया। कौन से इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद देखो, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद कहां गया भाई? फेरिंग्स के बाद ये फूड पाइप में जा सकता है। फूड पाइप को हम ईसोफेगस बोलेंगे। ईसोफेगस के बाद स्टमक, और स्टमक के बाद फाइनली ये चला जाएगा इनटू द इंटेस्टाइन्स। ये देखो भैया, इंटेस्टाइन्स में चला जाएगा, राइट। इंटेस्टाइन्स में बेटा फोर्थ मोल्टिंग होगी। ये इंटेस्टाइन ही है ना, तो फोर्थ मोल्टिंग होगी। जैसे ही ये इंटेस्टाइन में गया तो इंटेस्टाइन में फोर्थ मोल्टिंग होगी, एंड फोर्थ मोल्टिंग से ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द अडल्ट वर्म, क्योंकि अभी यंग ही था ना। इंटेस्टाइन में चला गया एंड फोर्थ मोल्टिंग ऑकर्स इन द इंटेस्टाइन्स। Fourth molting. Due to this fourth molting, it will be converted into the adult ascaris, either male or female. मेरे को बताओ, हार्ट मरता है ना? देखो, जिस इंसान के इंटेस्टाइन्स में बहुत सारे एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस होते हैं, कभी पेन होता है पेट में, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, दवाई से या तो मर जाएगा, या अगर मरा नहीं तो उस दवाई से फीकल मैटर के साथ सारा बाहर निकलता है, इसके एग्वैग सारे, काम खत्म। क्यों ना मरेगा? या यहां भी मर सकता है। सोचो जरा, जाइगोट आ गया बाहर फीकल मैटर के साथ, फीकल मैटर सॉइल के
साथ मिक्स हो गया सॉइल में, फर्स्ट जोवेनाइल स्टेज बन गया फर्स्ट मोल्टिंग से, तो वहां पर अगर ये इंसान ने स्वालो किया ही नहीं, बहुत देर तक सॉइल में ही रहा, सॉइल में मर सकता है ना, क्यों नहीं मर सकता? व्हाई नॉट? बताओ मेरे को, ये समझ आया? इसमें कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो मुझे बताओ। सर ये तो ये बॉडी में, अरे भाई बॉडी में जब सोचो तो कैसे घूम, अजीब बात कर रहे हो तुम ऋतिक। जब इंसान के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा तो नुकसान तो करेगा ही ना, ये पैरासाइट है भाई, पैरासाइट नुकसान करेगा ना। इंसान कमजोर हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, हाँ, वेट लॉस होगा इंसान का, पेट में दर्द रहेगा, एनीमिया होगा। फिर जब बाहर आया, फिर सोचो जरा, अगर ये इंसान के लिवर के थ्रू गया तो लिवर सेल्स को डैमेज कर सकता है, हार्ट के थ्रू गया तो हार्ट को डैमेज कर सकता है, हाँ, लंग्स में गया तो लंग्स में ब्रीदिंग प्रॉब्लम कर सकता है। अगर ज्यादा 10-12 बंदे एक साथ लंग्स में आए तो लंग्स को ब्लॉक कर सकता है। विंड पाइप में अगर 10-12 वर्म्स एक साथ आए तो विंड पाइप को ब्लॉक कर सकता है। क्यों नहीं करेगा भाई? पर एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। अब समझ आया? हाँ, तो अगर इसमें कोई डाउट नहीं है, व्हाट विल यू डू? तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे डन कर दो। हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो चारों लोग। ऋतिक ने कर दिया, रश्मि ने कर दिया, बंटी ने कर दिया। सौम्या कहां गए बेटा? हाँ सौम्या, ओके, मैं अगले पेज पे जाऊं? हाँ, बट लेकिन अगले पेज पे जाने से पहले मैं कुछ यहां पर मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलना चाहता। सुनो, क्या पॉइंट्स मैं बोलने वाला हूं, सुनो। तुम लोग के नीट में क्वेश्चन आ सकता है, द इन्फेक्टिव स्टेज, व्हाट द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्कैरिस इज। बताओ मुझे, इन्फेक्टिव स्टेज एस्कैरिस का कौन सा है? मैं बता चुका हूं, ये वाला सेकंड जोविनाइल स्टेज, जिसको हम एम्ब्रियोनेटेड एग भी बोलते हैं। इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस। डन है ना? बता सकते हो कि इसमें टोटल कितनी मोल्टिंग्स होती है? हाउ मेनी मोल्टिंग्स टोटल? लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस में टोटल कितनी मोल्टिंग्स होती हैं? गिनो, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 मोल्टिंग्स, 4 मोल्टिंग्स इन टोटल। फर्स्ट मोल्टिंग कहां पर होती है? वेयर डज फर्स्ट मोल्टिंग ऑकर? फर्स्ट मोल्टिंग ऑकर्स इन द सॉइल। फर्स्ट मोल्टिंग से बेटा क्या होता है? फर्स्ट मोल्टिंग से जाइगोट कन्वर्ट होता है इनटू फर्स्ट जोवेनाइल स्टेज। फर्स्ट जोवेनाइल स्टेज का नाम है रैप्टाइटिफॉर्म लार्वा। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए कौन सा लार्वा एस्कैरिस के लाइफ साइकिल में प्रोड्यूस होता है? आप जवाब लिखेंगे रैप्टाइटिफॉर्म लार्वा। ठीक है ना? यह भी पूछा जा सकता है भाई, लास्ट मोल्टिंग ऑफ एस्कैरिस ऑकर्स इन, बताओ सबसे लास्ट मोल्टिंग कहां पर होती है? टेल मी, लास्ट मोल्टिंग कहां पर होती है? टोटल 4 मोल्टिंग्स, लास्ट मोल्टिंग कहां पर होएगी? हाँ जी भाई, मैं वेट कर रहा हूं, इंटेस्टाइन में ये रहा, ठीक है ना? एंड लंग्स में कितनी मोल्टिंग्स होंगी? लंग्स में कितनी मोल्टिंग्स होंगी? 2 मोल्टिंग्स होंगी। कौन कौन सी? सेकंड मोल्टिंग एंड थर्ड मोल्टिंग। सेकंड मोल्टिंग से क्या होगा? लंग्स में सेकंड मोल्टिंग से क्या होगा? इट विल बी कन्वर्टेड टू थर्ड जोवेनाइल स्टेज। और थर्ड मोल्टिंग से क्या होगा? इट विल बी कन्वर्टेड फोर्थ जोवेनाइल स्टेज। ये मोटे मोटे पॉइंट्स तुम लोग को बेटा ध्यान में रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। ठीक है जी?
हाँ जी, ठीक है ना? ओके। है ना, इंटरेस्टिंग है ये, मजा आ रहा है ना? अच्छा। अब अगर तुम लोगों को इसको रिवाइज भी करना है, रिवाइज करना है, तो मैंने एस्कैरिस या एस्कैरिएसिस का एक डिजीज है, उसका यूट्यूब पे मैंने वीडियो बना के रखा है। उसमें आवाज थोड़ी सी कम है, लेकिन बराबर बिल्कुल ऐसे ही मैंने समझा के रखा है। तो इसका रिवीजन बेटा तुम ऐसे करना चाहते हो अपने नोट से तो कर सकते हो। अगर यूट्यूब वाले वीडियो से करना चाहते हो तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही एकदम डिट्टो कॉपी टू कॉपी ऐसे ही पढ़ाया है हमने यूट्यूब वाले चैनल में। ठीक है ना? बेटा आपको पता नहीं हमारे यूट्यूब चैनल का नाम, क्या बात कर रहे हो? हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस। ये लो। नहीं, मैं वो तब बोल रहा हूं जब आप को इसको रिवाइज करने में दिक्कत हो। रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस। ठीक है ना? हाँ, देख लो, अब सुनो बात। एक्चुअली तुम लोगों को पढ़ना क्या था? तुम लोगों को पढ़ना था बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम एस्केलमेंथीज। ये जो एस्कैरिस का लाइफ हिस्ट्री है, एस्कैरिएसिस डिजीज है, एस्कैरिएसिस वहां पर लिखा होगा यूट्यूब वीडियो में। ये तुम लोग को बेटा 12th क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, वहां पर पढ़ना था। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर इसको फिनिश कर दिया, वहां पर हमारा काम खत्म। जब हम 12th क्लास में पढ़ाएंगे ना आपको, तब हम ये नहीं पढ़ाएंगे, बिकॉज ये वाला काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इस वक्त ये ताजा ताजा था, हम पढ़ ही रहे थे, न्यू था, फ्रेश था, तो इस वक्त आपको बहुत अच्छे से समझ आता। दैट इज वाई मैं ये लाइफ साइकिल्स ना यहीं पर खत्म कर रहा हूं। भले ही हमको थोड़ा सा टाइम लग जाए फाइलम खत्म करने में, लेकिन जिस जिस चीज का लाइफ साइकिल हमको पढ़ना है 12th क्लास में, हम वो यहीं पे फिनिश कर देते हैं। समझ रहे हो बात? कोई तुमसे ये बोल सकता है अरे यार ये लाइफ साइकिल्स क्यों पढ़ रहे हो, ये तो है ही नहीं सिलेबस में। है, सिलेबस में है, लेकिन हमारे नीट वाले सिलेबस के 12th वाले पोर्शन में चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, वहां पर हमने इसको पढ़ना है। इज इट ओके? ओके, चलते हैं बेटा। ये थी कहानी किसकी? एस्कैरिस लम्ब्रेक्वाइडिस की। एस्कैरिस लम्ब्रेक्वाइडिस कैसे इन्फेक्शन करता है, क्या करता है, वो मैंने आपको बता दिया। हम आगे बढ़ते हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, ले लिया ना स्क्रीनशॉट? हाँ, तो चलिए बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। आपको इसी फाइलम से रिलेटेड कुछ और एनिमल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है जी? देखिए। फाइलम एस्केलमेंथीज बोलो, निमेटोडा बोलो, या निमेटिहेलमेंथीज, इस फाइलम में एक और एनिमल आता है, एक और एग्जाम्पल है। उस एनिमल का नाम है बच्चे वॉचेरिया। वॉचेरिया बैंक्रॉफ्टी, पूरा नाम वॉचेरिया बैंक्रॉफ्टी। मैं बस वॉचेरिया भी लिख सकता हूं सिंपल, लेकिन बैंक्रॉफ्टी स्पीशीज का नाम। एक मिनट मैं रिफ्रेश करता हूं इसको। हाँ जी, वॉशेरिया बैंक्राफ्टी। जरा वॉशेरिया बैंक्राफ्टी का हम थोड़ा सा डायग्राम ढूंढ ले, अगर मिला अच्छा सा तो दिखाएंगे आपको। एक मिनट, एक मिनट। चलिए, मिल गया।
मिल गया मिल गया मिल गया। ये देखो भाई, ये देखिए, वॉशेरिया बैंक्रॉफ्टी क्या है, इसके बारे में खास देख लो भाई। वॉशेरिया बैंक्राफ्टी को हम कॉमनली बोलते हैं फिलेरियल वर्म। इट इज कॉमनली नोन एज फिलेरियल वर्म। फिलेरियल वर्म, ठीक है ना। और तो और ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इट इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट। बार बार डाइजेनेटिक पैरासाइट बोलने की जरूरत नहीं है, बोल चुका हूं। वो वाला पैरासाइट जो अपना लाइफ साइकिल बेटा 2 होस्ट में कंप्लीट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक पैरासाइट। इसका प्राइमरी होस्ट, द प्राइमरी होस्ट इज द मैन, द प्राइमरी होस्ट इज द ह्यूमन, प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन बीइंग और मैन, एंड इसका इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट को मैंने कहा था हम कैरियर भी बोलते हैं। कौन है इंटरमीडिएट होस्ट? एक मॉस्किटो है, उसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो। मॉस्किटोज बेटा बहुत टाइप के होते हैं। फीमेल, सॉरी, एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, एडीज इजिप्टाई होता है। तो फिलहाल आप याद रखेंगे क्यूलेक्स मॉस्किटो। बट याद रखें आप, ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होगा, मेल नहीं होगा। मेल मॉस्किटोज यूजुअली डिजीज स्प्रेड नहीं करते, जो भी करते हैं फीमेल्स ही करते हैं। अब देखिए, मैंने कहा इट is also known as filarial worm. It's a digenetic parasite and इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, इसका इंटरमीडिएट होस्ट फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है। ओके, ये इंसान में जब रहेगा, where it resides, it lives in lymphatic ducts and lymph nodes. इंसान के lymph nodes and lymph ducts में रहेगा। इंसान के लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक डक्ट्स में रहता है, राइट। इधर देखिए, यहां पर कुछ लिखा है, फिलेरिएसिस इंसान में एक डिजीज कॉज कराता है जिसका नाम है फिलेरिएसिस। फिलेरिएसिस को हम एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं। एलिफेंटिएसिस क्यों बोलते हैं, पता लग जाएगा। यहां देखिए, मैंने यहां पर लिखा है लिम्फेटिक फिलेरिएसिस। फिलेरिएसिस बोला ना, इस डिजीज को हम लिम्फेटिक फिलेरिएसिस भी बोलते हैं। इट इज कॉज्ड बाय वॉशेरिया बैंक्रॉफ्टे। फिलहाल आप ये याद रखेंगे जिसको मैंने एनसर्कल किया, राइट। अब क्या होता है इसमें, वेयर व्हाट इट डज, मैंने कहा इट लिव्स इन द लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक डक्ट्स। इंसान के लिम्फ नोड्स में रहेगा। जब इंसान के लिम्फ नोड में जाएगा, इंसान के लिम्फेटिक डक्ट में जाएगा, ये इंसान के लिम्फेटिक डक्ट्स को ब्लॉक करता है। क्या मैंने कहा, इट ब्लॉक्स द लिम्फेटिक डक्ट्स। जब लिम्फ के फ्लो होने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया,
लिम्फेटिक डक्ट को ही ब्लॉक कर दिया, व्हाट विल हैपन? लिम्फेटिक डक्ट ब्लॉक, तो जो लिम्फ फ्लो होने वाला था वो हो ही नहीं रहा, लिम्फ जमा हो जाएगा, लिम्फ हो जाएगा जमा। लिम्फ जमा होने से स्वेलिंग होती है और बड़ा सा फुट, बड़ा सा टांग बनेगा। इसी फुट को हम बोलेंगे एलिफेंट्स फुट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एलिफेंटिएसिस। लिखा है इन्फेक्शन कैन लीड टू क्रॉनिक लेग स्वेलिंग। क्यों लेग स्वेलिंग? क्योंकि फाइब्रस टिश्यू कैन फॉर्म एंड ब्लॉक लिम्फेटिक फ्लो। लिम्फेटिक फ्लो को रोक देता है ये। मैसिव स्वेलिंग्स इन लेग्स एंड ग्राइन। इंसान का फुट ना एलिफेंट के फुट के जितना बन सकता है, बड़ा मोटा। दैट इज वाई डिजीज का नाम एलिफेंटिएसिस भी पड़ा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? देखो, फीमेल्स, कौन से फीमेल्स? फीमेल्स कौन से? वॉशेरिया बैंक्राफ्टी या फिलेरियल वर्म के फीमेल्स जो है, नहीं दोनों लेग्स को कर सकता है, एक को भी कर सकता है। फीमेल्स गिव बर्थ टू, इस पॉइंट को देखो भाई, फीमेल्स गिव बर्थ टू लार्वी नोन एज माइक्रोफिलेरी। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है भैया ये, इसको याद रखना पड़ेगा तुम लोग, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्यों इंटरेस्टिंग पॉइंट है मैं बता रहा हूं। यूजुअली फाइलम एस्कहेलमिन्थीज के मेंबर्स यूजुअली एग्स प्रोड्यूस करते हैं, अंडा देते हैं। जो अंडा देने वाले एनिमल्स होते हैं ना भैया, उनको बोलते हैं ओविपेरस, ओविपेरस एनिमल्स। ठीक है, एग लेइंग एनिमल्स को हम ओविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। लाइक हमारे पास बर्ड्स होते हैं, वो अंडा देते हैं, तो बर्ड्स आर एग लेइंग। रेप्टाइल्स होते हैं हमारे पास, स्नेक, क्रोकोडाइल, वो भी क्या है? ओविपेरस। लेकिन जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देगा ना, उसको हम बोलते हैं विविपेरस। हम लोग विविपेरस हैं। Those animals which give birth to young ones are viviparous animals. Usually मैंने क्या कहा? एस्कहेलमिन्थीज के मेंबर्स यूजुअली क्या होते हैं? एस्कहेलमिन्थीज आर यूजुअली ओविपेरस एनिमल्स। बट फिलेरियल वर्म भी एक एस्कहेलमिन्थीज ही है। फिर भी ये क्या काम करता है? देखो इस पॉइंट को, इनके जो फीमेल्स हैं, दे गिव बर्थ, बर्थ लिखा है, बर्थ टू लार्वी। ये एग्स प्रोड्यूस नहीं करते भैया। जैसे कि अभी पिछले पेज में हमने देखा, जो फीमेल एस्कैरिस थी, फीमेल एस्कैरिस ने जाइगोट बाहर फेंका। ये जाइगोट क्या है भाई? जाइगोट इज अ फर्टिलाइज्ड एग। एक मिनट, मैं पिछले पेज पे जाता हूं, तुम लोग को दिखाता हूं। इधर देखो, इस पेज को गौर से देखो, ध्यान से देखो। ये है फीमेल एस्कैरिस। मैंने कहा ना, फीमेल एस्कैरिस की बॉडी में स्पर्म्स आ गए, मेल एस्कैरिस ने स्पर्म डाल दिए, तो फीमेल बॉडी में ही ओवा का फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर जाइगोट्स बन गए। व्हाट आर दीज जाइगोट्स? ये जाइगोट्स फिर फीमेल बॉडी ने बाहर छोड़ दिए और वही फीकल मैटर के साथ बाहर आए। जाइगोट है क्या भाई? जाइगोट ही तो है फर्टिलाइज्ड एग। तो इस हिसाब से एस्कैरिस भी क्या हुआ है? एस्कैरिस फीमेल ने एग प्रोड्यूस किया। एग प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स को क्या बोलेंगे? ओविपेरस। तो एस्कैरिस ओविपेरस है, ये हम बोलना चाहते हैं। बट यहां देखो लिखा क्या है इस पेज पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फीमेल्स गिव बर्थ टू लार्वल माइक्रोफिलेरी। यूजुअली एस्कैरिस एग्स प्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स ही प्रोड्यूस करेंगे। तो एस्कैरिस या एस्कहेलमिन्थीज क्या है? एग लेइंग। बट माइक्रोफिलेरी, सॉरी, वॉशेरिया बैंक्राफ्टी जो है, ये एग्स प्रोड्यूस नहीं करता। इसका जो फीमेल है वो बच्चे को जन्म देता है, लेकिन ये बच्चा कंप्लीट नहीं होता, ये लार्वा होता है। ठीक है ना? इट गिव्स बर्थ टू लार्वा, मतलब फीमेल बॉडी से एग नहीं निकलेगा, डायरेक्टली लार्वा निकलेगा। ठीक है ना? उन लार्वी को बेटा माइक्रोफिलेरी बोलते हैं। उस हिसाब से ये क्या हुआ? इट इज देयरफॉर विविपेरस। जो बच्चे को जन्म देगा उसको विविपेरस बोलते हैं। क्या समझे तुम लोग? दे आर नॉट ओविपेरस, दे गिव बर्थ टू incompletely formed young ones. Those incompletely formed young ones are known as
माइक्रोफिलेरी, एक्चुअली ये लार्वी होते हैं। यही लार्वी, यही माइक्रोफिलेरी इंसान के ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं, और जैसे इंसान सोता है रात को, देखो माइक्रोफिलेरी कितने चालाक होते हैं। इंसान सो गया, इंसान के ब्लड स्ट्रीम में ये माइक्रोफिलेरी घूम रहे हैं। रात को सो गया इंसान, तो ये माइक्रोफिलेरी इंसान के जो नसें होती हैं ना, सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स, जो नसें जस्ट स्किन के नीचे होती हैं, ज्यादा डीप सीटेड नहीं होती हैं, उनमें आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि मच्छर आएगा, मच्छर काटेगा, मच्छर ऊपर ऊपर वाली नसों से ब्लड पी लेगा। तो उसी ब्लड के साथ ये मच्छर की बॉडी में गए, और इन्फेक्टेड मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काट लिया तो उसके अंदर माइक्रोफिलेरी को डाल दिया। क्या समझे? तो अगर मैं तुमको बोलूं कि इन्फेक्टिव स्टेज इंसान का कौन सा है, व्हाट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ वॉचेरिया फॉर ह्यूमंस, तो तुम लोग का आंसर होना चाहिए सर इंसान में, हेल्दी पर्सन में माइक्रोफिलेरिया से ही इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्टिव स्टेज इज माइक्रोफिलेरिया। बोलो, समझ आया? तो यूजुअली सारे एस्केलमेंथीज एग लेंग है, वो फर्टिलाइज्ड एग को ही प्रोड्यूस करते हैं, जाइगोट को प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, बाद में उस जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है, ठीक है ना। यहां पर सीन अलग है, यहां पर फीमेल एग को प्रोड्यूस नहीं करती, फीमेल डायरेक्टली एग से, जाइगोट से पहले लार्वा बनाएगी, उसी लार्वा को माइक्रोफिलेरिया बोलते हैं। वही लार्वा इंसान को इन्फेक्ट करता है, किसके थ्रू? मस्कीटो के थ्रू। कौन से मस्कीटो के थ्रू? क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो के थ्रू। एनी डाउट इन दिस? इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। स्क्रीनशॉट लेके मुझे डन कर दो फिर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। रश्मि, ऋतिक, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ, रश्मि, ऋतिक, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। अरे भाई, कहां गए? भाग गए क्या? ओके, ऋतिक शायद पता नहीं कहां गया, तो हम चलते हैं आगे। बस एक डायग्राम में और लाऊंगा, उसके बाद हम अगले वाले फाइलम की तरफ बढ़ेंगे। बस थोड़ा सा वेट करो बेटा। चलो, डायग्राम मिला नहीं, ऐसे ही मैं बोल दूंगा। एक और एस्कैरिस, सॉरी, एक और एस्केलमेंथिस का मेंबर है बेटा, उसका नाम है हुकवर्म। हमारे एनसीईआरटी बुक में हुकवर्म वाला भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसीलिए मैं हुकवर्म के बारे में भी बोलूंगा। व्हाट इज दिस हुकवर्म? शायद मैंने तुम लोगों को कहा था जब भी हम पढ़ा करेंगे तो एनसीईआरटी बुक सामने रखा करो, तुम लोग वैसा किए तो नहीं हो। कोई नहीं, आगे से करना। हुकवर्म, इसका जूलॉजिकल नेम है बेटा एनसाइक्लोस्टोमेटा, सॉरी स्टोमेटा नहीं, एनसाइक्लोस्टोमा, एन साइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा। द कॉमन नेम इज हुकवर्म। ये भी एक
अद्भुत प्राणी है। इसका लाइफ साइकिल बेटा मोनोजेनेटिक, मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल, मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल। और है क्या ये? इट इज ऑल्सो एन एंडोपैरासाइट। इन ह्यूमन इंटेस्टाइन्स, इंसान के ही इंटेस्टाइन्स में ये रहता है एज एन एंडोपैरासाइट। लेकिन इंसान की बॉडी में घुसता कैसे है ये, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके लिए मैं तुम लोग को एक डायग्राम बताऊंगा। हमको इसका लाइफ साइकिल नहीं जानना, वी डोंट नीड टू स्टडी इट्स लाइफ साइकिल, लेकिन ये इंसान की बॉडी में घुसता कैसे है वो देखो तुम लोग बेटा। हाँ, याद रखें, हमको इसका लाइफ साइकिल नहीं पढ़ना, बट हाउ डज इट इन्फेक्ट्स द ह्यूमन बीइंग, इंसान की बॉडी में जाएगा कैसे, मैं बस वो बताना चाहता हूं। उसके लिए मैंने ये डायग्राम लाया। ये देखो भाई, डायग्राम क्लियर है ना? डायग्राम क्लियर, ये पिक्चर क्लियर है ना? हाँ जी, सारे लोग बोलो यार, पिक्चर क्लियर है ना? देखो भाई, इधर देखो, बस मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये फिनिश करके मैं क्लास ओवर करता हूं। पहला स्टेज देखो, क्या लिखा है? मैच्योर इन द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये अडल्ट वर्म जो होगा इंसान के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा, मेल भी रहेगा फीमेल भी रहेगा, ठीक है। इंसान के स्मॉल इंटेस्टाइन में ही वो क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और तो और देखो, अटैच टू द इंटेस्टाइनल वॉल, अडल्ट इन इंटेस्टाइन, जो भी लिखा है, मुझे लाइफ साइकिल के बारे में नहीं जानना है। तो एग्स इन फीसिस, जब इंसान फीकल मैटर पास करेगा तो इंसान के फीकल मैटर के साथ एग्स बाहर निकलेंगे। ये कौन से एग्स होंगे? रिमेंबर, दे विल बी द फर्टिलाइज्ड एग्स। और हमेशा याद रखना, फर्टिलाइज्ड एग्स को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट्स। तो फीकल मैटर सॉइल के साथ मिक्स हो गया, सूख गया, ये मैच्योर हो गए सॉइल में ही, दे मैच्योर इन सॉइल। और मैच्योर होते होते इनसे, इन एग से, इन फर्टिलाइज्ड जाइगोट से, फर्टिलाइज्ड एग से लार्वी निकलते हैं। उन लार्वी को अगेन हम क्या बोलते हैं? रैप्डाइटिफॉर्म लार्वी। यही रैप्डाइटिफॉर्म लार्वी डेवलप होते हैं इनटू फिलेरिफॉर्म लार्वी। बहुत खतरनाक लार्वा है ये, देख लो भाई। फिलेरिफॉर्म लार्वी मतलब पहले पहले फर्टिलाइज्ड एग से रैप्डाइटिफॉर्म लार्वा बना, फिर रैप्डाइटिफॉर्म लार्वा ग्रो होके कन्वर्ट हो गया इनटू सेकंड लार्वल फॉर्म। उस दूसरे लार्वल फॉर्म को फिलेरिफॉर्म लार्वा बोलते हैं। यही फिलेरिफॉर्म लार्वा इंसान के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है। फिलेरिफॉर्म लार्वा, इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमंस। इन्फेक्टिव स्टेज। अब देखो इन्फेक्शन करेगा कैसे? ये फिलेरिफॉर्म लार्वा मिट्टी के साथ, सॉइल के साथ, पानी में ऐसे ही घूमते रहते हैं। अगर इंसान नंगे पैर चला तो ये इंसान के फुट के सोल के थ्रू, देख सकते हो, इंसान के पैर के सोल के थ्रू इंसान के ब्लड स्ट्रीम में घुसते हैं। अब सोचो जरा, इसका घुसने का तरीका कितना खतरनाक है। सीधा लार्वा जो होगा, फिलेरिफॉर्म लार्वा, इंसान के फुट के सोल को छेद करके अंदर घुसेगा। समझ रहे हो बात? इसमें याद रखने वाली बात यही है, क्या? इट पेनिट्रेट्स द स्किन। पर्टिकुलरली कौन सा स्किन? जरूरी नहीं है सिर्फ पैर की स्किन को पेनिट्रेट करेगा। पर्टिकुलरली द स्किन ऑफ सोल ऑफ फुट। मैं ये बस इमेजिन कराना चाहता हूं, हमारे पैर का जो सोल होता है, सोल का स्किन कितना मोटा होता है? मोटा होता है कि पतला होता है? सोल का स्किन बहुत ही
थिक होता है, अगर उतनी थिक स्किन को ये पेनिट्रेट कर सकता है, तो हाथ की स्किन या पांव, ये बाजू की स्किन, आर्म की स्किन को पेनिट्रेट क्यों नहीं कर सकता? इजिली कर सकता है। तो इट पेनिट्रेट्स द स्किन, स्किन में छेद करके इंसान के ब्लड स्ट्रीम में घुसा, है ना? देन ब्लड स्ट्रीम में घुसने के बाद लार्वी ब्रेक आउट इनटू, ये ब्लड के थ्रू लंग्स में चला जाएगा, लंग्स में ये लंग के एल्वियोले में आएगा, एंड फाइनली ये माइग्रेट होके ट्रैकिया में आएगा, बिल्कुल एस्कैरिस की तरह विंड पाइप में आएगा। विंड पाइप से या तो बाहर आ सकता है या तो कफिंग के थ्रू वापस जाएगा कहां? स्वालो होके स्टमक में, और स्टमक में जाने के बाद फिर से चला जाएगा कहां? फिर से चला जाएगा स्टमक के बाद कहां? है जी, इंटेस्टाइन्स में मैच्योर होगा। तो ये लाइफ साइकिल भी बता दिया मैंने, बट यू नीड नॉट टू रिमेंबर। अगर रिमेंबर करोगे, इस लाइफ साइकिल को याद रखोगे तो वेल एंड गुड, नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं। बस आपको याद ये रखना है कि ये इंसान की बॉडी में घुसता कैसे है। इट पेनिट्रेट्स द स्किन, पर्टिकुलरली द स्किन ऑफ द सोल ऑफ द फुट। इसकी बॉडी में हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसी हुक से ये इंसान के स्किन को पेनिट्रेट करता है। ओके, इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो बताओ जल्दी। नहीं है ना? तो बेटा स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ रश्मि बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ रश्मि कहां गए? ओके, चलो भाई आगे। हमारे पास 5 मिनट बचे हैं। ये 5 मिनट में मैं नई क्लास तो स्टार्ट कर नहीं सकता क्योंकि कंप्लीट हो नहीं जाएगा वो, लेकिन मैं बस थोड़ा सा रिमाइंडर दूंगा आपको कि हमने पढ़ा क्या क्या। हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया। एनिमल किंगडम में हमने पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े, बहुत सारे टर्म्स पढ़े। उन्हीं टर्म्स की वजह से आज हम एनिमल किंगडम को समझ रहे हैं, ठीक है ना? उसके बाद हमने इसमें पढ़ा फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा में सेल एग्रीगेट प्लान था। फाइलम पॉरीफेरा में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फाइलम पॉरीफेरा एसिलोमेट एनिमल्स हैं। फाइलम पॉरीफेरा में एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। हाँ, कुछ कुछ एनिमल्स रेडियली सिमेट्रिकल हैं। और फाइलम पॉरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। फिर हमने पढ़ा फाइलम सीलंट्रेटा। सीलंट्रेटा का एक और नाम ने बताया था मैंने, नाइडेरिया। फाइलम सीलंट्रेटा या फाइलम नाइडेरिया में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान होता है। हाँ जी, और मैंने क्या बताया, इनमें स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। स्टिंगिंग सेल्स आर नोन एज नेमेटोब्लास्ट्स। ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें भी सीलोम नहीं होता तो एसिलोमेट्स। और ये क्या बोला था मैंने? डिप्लोब्लास्टिक तो बोल ही दिया। और क्या बोला था? और भी कुछ था क्या? जो भी है पढ़ा चुका हूं। तीसरा हमने पढ़ा टीनोफोरा। टीनोफोरा, हाँ, सीलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री होती है। टीनोफोरा, इनमें भी रेडियल सिमेट्री होती है। इनमें खास बात मैंने बताई थी, इनमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है। ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, इनमें कॉम्ब प्लेट्स होते हैं, इनको कॉम्ब जेलीज बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा बेटा प्लैटीहेल्मिन्थीज। मैंने कहा था प्लैटीहेल्मिन्थीज पहला वो फाइलम है जिनके एनिमल्स में ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर होता है और इनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। हाँ, ये एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासिटिक होते हैं। इसमें हमने लिवर फ्लूक, टेनिया सोलियम, टेनिया सैजिनेटा, इन तीनों का लाइफ हिस्ट्री पढ़ा। देन और मैंने आपको इसमें बताया शिस्टोसोमा हेमेटोबियम, ब्लड फ्लूक के बारे में। ब्लड फ्लूक में खास बात ये थी कि वो मोनोसेक्सुअल था, उसमें मेल और फीमेल अलग से होता था। फाइनली आज हमने खत्म किया फाइलम एस्केल्मेंथीस। एस्केल्मेंथीस का एक और नाम मैंने बताया निमेटोडा और निमेटीहेल्मिन्थीस। इसमें हमने फीचर्स ऑफ एस्केल्मेंथीस पढ़े और हमने पढ़ा लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस लम्बरिक्वाइडिस। मैंने आप लोगों को बताया
हुकवर्म के बारे में और वॉशेरिया बैंक्रॉफ्टी के बारे में, राइट। विद दिस हमारे ये 1 2 3 4 5 फाइला कंप्लीट हो चुके हैं, इनके फीचर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इनके क्लासिफिकेशन वगैरह हम बता दिए। हाँ, एस्केलमेंथिस का क्लासिफिकेशन नहीं बताया, वो 2 मिनट का काम है, वो बता दूंगा, कल बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, हमने इन 5 फाइला में बहुत कुछ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर के साथ जो रिलेटेड है वो भी पढ़ा, दैट वी हैव टू स्टडी इन आवर 12th क्लास सिलेबस, राइट। अगली क्लास में हम नहीं, अभी चैप्टर फिनिश कहां भाई। एनिमल किंगडम के पहले हमने बॉटनी का एक चैप्टर पढ़ा था बेटा, बॉटनी का एक चैप्टर पढ़ा था, लिविंग वर्ल्ड। आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा वो। अभी चैप्टर फिनिश कहां, इस फाइलम के बाद हम पढ़ने वाले हैं फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा खत्म होके फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद फिर मोलस्का, अभी बहुत सारा है। मैंने पहले ही कहा, ये एनिमल किंगडम पढ़ने में आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, इसमें टाइम लगेगा, बट यू विल व्हाट, यू विल लर्न लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, जो हमको पूरा साल पूरी बायोलॉजी पढ़ने में काम आएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, होपफुली वो कल होगी, नहीं कल तो होगी नहीं, परसों होगी शायद। तब तक के लिए बेटा ओके, बाय बाय। आप क्लास छोड़ सकते हैं बेटा, बाय बेटा बाय।